लोगों को भी ये बात समझाना चाहता हूँ कि किसी जो ये एक लोगों के दिमाग में ये एक बना हुआ है कि भाई क्यों हम आउट ऑफ स्टेट से जाकर एनिमल खरीदें। बिल्कुल। उसका रीजन ये है, ये पहले नहीं था। ये पहले था कि आप जे&के से ही आप एनिमल मवेशी खरीदोगे, खरीदेंगे। आप हकला साहब से खरीदो, तो जान मोहम्मद जी की डेयरी बनाओ। उससे क्या हुआ कि हमारा जो मिल्क का ग्रोथ थी वो नहीं बढ़ रही थी। वो नहीं बढ़ रही। स्टॉक की जो है वो बात कर रहे थे, उस स्कीम के हवाले से भी थोड़ा सा लोगों को देखिए, मिशन लाइफ स्टॉक एक ऐसा यूनिट गवर्नमेंट ने बनाया है। अगर उसके ऊपर आप गॉड फार्मिंग का यूनिट लगाते हैं, कौ फार्मिंग का यूनिट लगाते हैं, अब अगर आप 1 करोड़ रुपए का यूनिट लगाते हैं तो उस पर 50% सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दे रही है। 50 लाख रुपया आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो अगर आप 2 करोड़ पे जाते हैं, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में देखिए, उसके लिए आपको कम से कम जो है 8 एकड़ जमीन चाहिए। चले गया वहां पे। ठीक, मैंने भाई क्या हुआ, बोला मेरे बेटे की, उसकी माँ जो है बैठी हुई थी, रो रही थी। बोला मेरे बेटे की दिमाग की नस फट गई, मेरे पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए। बिल्कुल। मैंने कहा आपके पास आयुष्मान कार्ड है? बोला वो क्या है? मैंने कहा गोल्डन कार्ड है मोदी जी का। बोला हाँ वो तो बनाया हुआ है। ठीक, मैंने कहा रुकिए, मैंने वहां से एम्बुलेंस की, पीजीआई उसको एडमिट करवाया, 5 लाख के अंदर भाई साहब उसका इलाज करवाया। आज वो बच्चा अपने बच्चों में बैठा हुआ है। पिछले दिनों हमने लोकसभा इंतखाबात का जो नताइज आए वो देखे, और लोकसभा इंतखाबात में जो मेजोरिटी वाली जो जहां गुजर बकरवाल लोगों की आबादी मेजोरिटी में है, उस सीट से तो आपने उम्मीदवार ही अपना जो है खड़ा नहीं किया। क्या आप लोगों को भरोसा नहीं था भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो क्या पता वो लोग हमें वोट दें या ना दें? आपने वहां से उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया, फिर ये कम्युनिकेशन गैप। देखिए हकला साहब, मुझे लगता है कि मुझे इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हाईकमान का फैसला है, और हाईकमान ने अगर फैसला किया तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। ठीक, सवाल का जवाब तो दे। मैं भी एक फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी का मेंबर हूं। जिस इलाके से, जिस गांव से मेरा तल्लक है, मैं उस फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी का मेंबर हूं। पिछले 4 साल पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट की कमेटी का जो है वो गठन होता है, और कमेटी जो है वो लोगों से क्लेम देती है, लेकिन वो क्लेम आज तक ब्लॉक लेवल पर भी जो है वो वेरीफाई नहीं होते। रीजन एक है कि ऊपर से जो है सरकार कर नहीं रही। आखिर ये होंगे कब? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने फाइलें करवा के दी है, मैंने अपने डॉग की फाइल करवाई है यार। सर मैं दो अल्फाज में, हाँ, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। कठुआ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया था बिलखसूस गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ, उसे कैसे देखें? वो ठीक नहीं था। इसी पर ही पार्टी हाईकमान ने कमेटी बनाई है। और अब नाजरीन, खास मुलाकात प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरगर्मियां जो हैं वो तेज कर दी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चे हैं, चाहे वो एसटी मोर्चा हो, चाहे वो एससी मोर्चा हो, चाहे वो ओबीसी मोर्चा हो, इन तमाम मोर्चों में जो लोग हैं उन्हें कुछ नई जिम्मेदारियां जो हैं वो दी गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जान मोहम्मद साहब हैं, जिन्हें आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक नई जिम्मेदारी दी गई है, और जिम्मेदारी इन्हें यह दी गई है कि आपने पार्टी की हसूलियाबियों के बारे में और पार्टी ने जो बिलखसूस ट्राइबल लोगों के लिए किया, ये जाके आपने लोगों को बताना है, और जो सरकार की स्कीमें हैं वो भी जो है आपने लोगों को बतानी है। इसी सब पे बात करेंगे। बात करने के लिए सर वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नई जिम्मेदारियां जो हैं आज आपको मिली हैं, और कैसे देख रहे हैं, और इन्हें निभाने में किस तरीके की जो कोशिश है वो आपकी ओर से रहेगी? हकला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं अपने हाई कमान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से मुझ पर भरोसा करके एसटी बस्ती के अंदर हमें जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसको उजागर करने के लिए, उसके ऊपर रोशनी डालने के लिए कुछ बस्तियों में मुझे चुना है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं चौधरी हारून जी का, जो हमारे स्टेट इंचार्ज हैं,
एसटी मोर्चा के बीजेपी से, और चौधरी रोशन साहब हैं हमारे एसटी के प्रेसिडेंट हैं, और रविंद्र रैना जी हैं, अशोक कौल जी हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे फिर से एक बार उन्होंने मौका दिया है कि अपनी एसटी बस्ती के लिए, एसटी के लोगों के लिए कुछ कर सके। हकला साहब, ये ऐसा है कि जो हाँ, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा जी, रेड्डी साहब भी जे&के स्टेट के टूर पर आए विजिट थे। पे थे। तो ये डायरेक्शन है हमें हाई कमांड से, मोदी जी ने डायरेक्शन दी है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नमेंट की स्कीमें लोगों तक पहुंचाई हैं, जहां कहीं तक नहीं पहुंच पाई है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बैकवर्ड एरिया ऐसे होते हैं कि जहां पे लोगों को पता नहीं चलता है। बिल्कुल। वैसे तो हमारी टीम ने बहुत सारी कोशिशें की है कि लोगों को पता चले और इसका लाभ ले सकें कि गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जैसे आईडीडीएस हो, एनएलएम नेशनल लाइफ स्टॉक की स्कीम्स हैं। तो ऐसे ही काफी सारे स्कीमें हैं, आयुष्मान कार्ड है। तो ये बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो मेरे पास इसका सारा चिट्ठा जो मैंने बनाया हुआ है, तो उसके हम पैम्पलेट्स बनाएंगे और लोगों को उजागर करेंगे। तो यही देखते हुए पार्टी ने ये एक कदम उठाया है कि हर बस्ती में जो एससी के लोग हैं और एसटी के लोग हैं, तो उसी मोर्चा को अपने लोगों को जाकर जाकर समझाना है कि भाई आप आओ, सामने आकर इन स्कीमों का लाभ उठाओ। बिल्कुल। तो जी, आपसे मैं यहाँ पे एक चीज जो है वो समझना चाहूंगा। शायद इंटरव्यू लंबा हो जाता है तो बहुत सारे जो जरूरी सवालात हैं वो रह जाते हैं। यहाँ पे आप कुछ स्कीमों का जिक्र कर रहे थे जिनका सीधा तल्लक जो है वो गुजर बकरवाल कौम से है और बिलखसूस दोदी गुजर बरादरी से है, क्योंकि आईडीडीएस का आप जिक्र कर रहे थे और मैक्सिमम जो एनएलएम जो है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, ये भी हमारे लाइफ स्कीम में आता है। ये इनका जो सीधा तल्लक है वो दोदी गुजर बरादरी से है, क्योंकि जो लोग माल मवेशी का काम करते हैं उनसे हैं, और उनमें 90% जो तादाद है वो हमारे दोदी गुजरों की आती है। बसनीकी गुजर भी हैं कुछ जो माल मवेशी का काम करते हैं, और उनके लिए बड़ी बेहतरीन ये स्कीमें हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आती हैं जब वो मवेशी खरीदने के लिए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आईडीडीएक्स जो स्कीम है इसके अंदर तरमीम लाने की जरूरत है? जो बहुत बड़े अच्छे किस्म के और बड़ी अच्छी नस्ल के जानवर जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और बिलखसूस जम्मू सांबा और कठुआ के अंदर जो है वो हमारी बरादरी के लोगों के पास जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन मजबूरन जो है लोगों को लखनपुर क्रॉस करके पंजाब से जाके हरियाणा से जाके वो जानवर जो है दुगनी कीमतों पे जो है वो खरीद के लाना पड़ता है, और जो सरकार की स्कीम है उसका भी जो प्रॉपर फायदा है लोगों को नहीं होता। रास्ते में बहुत ज्यादा जो है दिक्कत आती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आईडीडीएस में ये जो आउट ऑफ स्टेट का ये जो एक प्रोविजन जो इन्होंने रखा हुआ है उसमें तरमीम लाने की जरूरत है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है फायदा हो सके? देखिए हकला साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं इस पे आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को भी ये बात समझाना चाहता हूँ कि किसी जो ये एक लोगों के दिमाग में ये बना हुआ है कि भाई क्यों हम आउट ऑफ स्टेट से जाकर एनिमल खरीदें। बिल्कुल। उसका रीजन ये है, ये पहले नहीं था। ये पहले था कि आप जे&के से ही आप एनिमल खरीदोगे, आप हकला साहब से खरीदो तो जान मोहम्मद जी की डेयरी बनाओ। उससे क्या हुआ कि हमारा जो मिल्क का ग्रोथ थी वो नहीं बढ़ रही थी, वो नहीं बन रही थी। कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी परेशानियां ये आ रही थी कि अगर आप बेच रहे हो तो मैं खरीद रहा हूँ, है तो यहीं का यहीं रुक रहा है ना काम। बिल्कुल। इसलिए फिर गवर्नमेंट ने इसको मद्देनजर रखते हुए उस टाइम मुझे याद है कि शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन, नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे वो थे, सॉरी, नवीन चौधरी जी। नवीन चौधरी जी, और मैं किसान बोर्ड का मेंबर था उस टाइम, अभी भी हूँ। तो हमने ये बात वहां पे रखी थी। तो मीटिंग में ही ये क्लियर हुआ था कि भाई हमें दूध उत्पादन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन जो है वो नहीं आ रही है, जितना हम चाहते हैं उतना नहीं हो पा रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लॉस हो रहा है। तो इसलिए फिर इसको मद्देनजर रखते हुए ये स्कीम इसलिए बनाई गई थी कि आप
आउट ऑफ स्टेशन जाओ, आउट ऑफ स्टेट जाओ, वहां से एनिमल लाओ और ऐसी नस्ल जो हरियाणा में जिसको हम मुर्रा नस्ल भैंस बोलते हैं, तो वो भैंस यहाँ पे नहीं मिलती है। HF कौ की अगर बात करें हम तो वो भी बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ये उन्होंने एक नस्ल सुधार के ऊपर और एक दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया था कि आप बाहर से एनिमल परचेज करो, ताकि आपके जो पहले वाले एनिमल हैं, जैसे हमारे गुजरों के पास भैंसें होती हैं 7 से 8 लीटर वो दूध देती है और मिल्क पीरियड उनका 6 महीने का होता है सारा। बिल्कुल। मुर्रा नस्ल की भैंस का क्या होता है कि 15 से 18 लीटर दूध होता है और उसका 10 महीना उसका जो दूध है, जो एक वो पीरियड जो है वो चलता है। तो इसलिए नस्ल सुधार पे भी गवर्नमेंट ने इस पे विचार किया और दूध के लिए भी, तो फिर इसलिए ये स्कीम जो है लाई थी। और आप जो बोल रहे हैं कि हमें लाने में परेशानी जो बड़ी ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है जब लखनपुर का नाम आता है सर, तो हमने 90% लोगों को देखा है, जब लखनपुर का नाम आता है कहते हैं जी वहां से टोल टैक्स का मसला है, वहां से बिलिंग का मसला है, और लोगों की इतनी, अब सपोज करिए एक आम व्यक्ति है जो क्योंकि सादी कौम है ना, सादगी वाले जो हमारी कौम जो है वो सादी कौम है, और बड़ी सादी जिंदगी इस कौम ने जो है वो बसर की है, जान पहचान ना होने के कारण। अकला साहब, मैंने खुद IDDS का फॉर्म भरा था, मैंने खुद, तो मैं तो वही बात कहूंगा ना जो मेरे साथ हुई है। आप एनिमल परचेज कर रहे हो पंजाब से, आप ला रहे हो लखनपुर में, बिल्कुल लखनपुर में और कुछ नहीं होता है, खाली मेडिकल होता है एनिमल का कि ये प्रॉपर फिट है या नहीं, ये बीमार तो नहीं है, ये कहीं दूध जिस तरीके से खरीद कर लाए हैं उस तरीके से ये प्रॉपर इनको दूध देगी कि नहीं देगी। बिल्कुल। एक दिन में उनको परमिशन दी जाती है और एक दिन में उनको वहां से गाड़ी प्रोवाइड करवा के देते हैं। रास्ते में IDDS की परमिशन को कोई भी रुकावट नहीं है। अगर किसी को आती है, मैं साथ चलता हूँ, बिल्कुल मुझे फोन करें, मैं अपना नंबर मेंशन करूंगा, मैं साथ चलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो बैठकर बातें कर देते हैं, ठीक है, कहीं लोगों को पता नहीं होता है, भाई वो संपर्क करें, बिल्कुल हमसे संपर्क करें, हम साथ जाएंगे। ऐसा जब है ही नहीं तो हम क्यों गलत इल्जाम किसी पे लगाएंगे। बिल्कुल सर, आप लाइफ स्टॉक की जो है वो बात कर रहे थे, उस स्कीम के हवाले से भी थोड़ा सा लोगों को ये मिशन लाइफ स्टॉक एक ऐसा यूनिट गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर उसके ऊपर आप गॉड फार्मिंग का यूनिट लगाते हैं, कौ फार्मिंग का यूनिट लगाते हैं, अब अगर आप 1 करोड़ रुपए का यूनिट लगाते हैं तो उस पर 50% सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दे रही है। 50 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो अगर आप 2 करोड़ पे जाते हैं, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में देखिए, उसके लिए आपको कम से कम जो है 8 एकड़ जमीन चाहिए। 40 कनाल नहीं, 8 कनाल जमीन आप उसके लिए आपके पास होनी चाहिए। आप 1 करोड़ रुपए का यूनिट खड़ा कर सकते हैं। ठीक। 50 लाख रुपया आपको बैंक फंडिंग करेगा, 50 लाख रुपया जो है सब्सिडी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। ठीक, आप सर्च करिए इस पे। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों को पता नहीं है, तो इसी के ऊपर हमें क्या आने वाला ये जो आने वाले आपके प्रोग्राम है, क्या इस तरीके की अवेयरनेस से जो है उन प्रोग्रामों में आप जो है लोगों को देने जा रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हमें यही डायरेक्शन है हाई कमान से कि यही कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों से मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है। भाई साहब, हमसे बैठकर बात करें, क्या नहीं किया है। बिल्कुल, क्या नहीं किया है। और खास आज भी फिर सोसाइटी में इस तरीके की बातें क्यों होती हैं? क्या आप लोग उन लोगों को समझा नहीं पाए कि आपके लिए ये किया, ये किया, ये किया? सुनिए मेरी बात, जो समझदार लोग हैं, जिनको पता है, जिन्होंने इसका फायदा लेना है, वो तो बात नहीं करेगा, वो तो काम करेगा। बिल्कुल। जो बात करने वाला वो ना ही काम करने देगा और ना ही खुद करेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाली बैठकर बातें करनी होती हैं और सियासी रोटियां सेकनी होती है। और मैं कहता हूं कि सियासी रोटियां सेकने से बेहतर है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, ABC, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी से। ठीक। आप आए प्लेटफॉर्म पे, मेरे साथ बैठिए, मैं स्कीमें देता हूं आपको, गवर्नमेंट के पास जाने की भी जरूरत नहीं, मेरे साथ चलिए, मैं आपको ब्लॉक लेवल से स्टार्ट करिए, आप मेरे साथ आइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चलिए। अगर आपको स्कीमें नहीं मिलती हैं तो मुझे पकड़िए यहाँ से। बिल्कुल। घर में बैठकर तो कुछ होगा नहीं ना भाई। बेशक। एक बच्चा भी जब तक रोएगा नहीं तो माँ उसको दूध नहीं देती। मेरा बच्चा सो रहा, जब उठेगा तो दे दूंगा। भाई साहब, घर से उठे तो सही। बिल्कुल। 4 कदम चले तो सही। बिल्कुल।
चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलो। तो कहाँ आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मुझे बताएं कहाँ पे स्कीमें नहीं मिल रही हैं। आज मैं बताता हूँ आपको कि हमारा एक लड़का था, शायद वो रामबन से था। हम्म भाई साहब उसको ब्रेन हैमेज हो गया, उसकी नस फट गई दिमाग की। हम्म तो मेडिकल कॉलेज में लाया वहां से, तो इन्होंने कहा भाई ये क्रिटिकल कंडीशन में है, तो हम्म अगर आप कहते हैं तो हम इसका ऑपरेशन कर देते हैं, अगर आप कहते हैं कि बाहर लेना चाहते हो तो ले जाओ। हम्म वो बाहर बैठकर रो रहे थे, मैं अचानक चले गया वहां पे। ठीक। मैंने भाई क्या हुआ, बोला मेरे बेटे की, उसकी माँ जो है बैठी हुई थी रो रही थी, बोला मेरे बेटे की दिमाग की नस फट गई है, मेरे पास पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए। बिल्कुल। मैंने कहा आपके पास आयुष्मान कार्ड है? बोला वो क्या है? मैंने कहा गोल्डन कार्ड है मोदी जी का। हम्म बोला हाँ वो तो बनाया हुआ है। ठीक। मैंने कहा रुकिए, मैंने वहां से एम्बुलेंस की, पीजीआई उसको एडमिट करवाया, 5 लाख के अंदर भाई साहब उसका इलाज करवाया। आज वो बच्चा अपने बच्चों में बैठा हुआ है। बेशक। तो ये मोदी जी की देन है। बिल्कुल। तो कहाँ पे मैं कितनी आपको स्कीमें गिनवाऊंगा। इतनी सारी स्कीमों की आप बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है सिर्फ हमसे ही बात नहीं कर रहे, आपने लोगों से भी बातें की होगी, लेकिन अभी पिछले दिनों हमने लोकसभा इंतखाबात का जो नताइज आए वो देखे, और लोकसभा इंतखाबात में जो मेजोरिटी वाली जो जहां गुजर बकरवाल लोगों की आबादी मेजोरिटी में है, उस सीट से तो आपने उम्मीदवार ही अपना जो है खड़ा नहीं किया। क्या आप लोगों को भरोसा नहीं था भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो क्या पता वो लोग हमें वोट दें या ना दें? आपने वहां से उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया, फिर ये कम्युनिकेशन गैप। देखिए हकला साहब, मुझे लगता है कि मुझे इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हाई कमांड का फैसला है, और हाई कमांड ने अगर फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। ठीक। तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। हाई कमांड का जो फैसला है वो हाई कमांड की जाए। आने वाले असेंबली इंतखाबात में एसटी मोर्चा का क्या रोल जो है वो रहने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए हमें पिछले 7-8 क्या सालों एसटी से मोर्चा के अंदर जो लोग मौजूद हैं, क्या उन लोगों को भी असेंबली इंतखाबात में सीटें मिल सकती हैं? 100% मिलेगी सर, क्यों नहीं मिलेगी। देखिए लोगों को ये पता चल चुका है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने गुजर बकरवाल के लिए किया है, वो ना ही पिछले 70 सालों में किसी पार्टी ने किया है और ना ही आगे करेंगे। अब लोगों का दिमाग जो है वो एक ऐसा माइंड सेट कर दिया हुआ है एनसी पीडीपी कांग्रेस ने, कि भाई इस पार्टी से बचें, इस पार्टी से बचें, इस पार्टी से बचें। मैं कहता हूं हम इस पार्टी के अंदर जाकर हमने देखा है कि ना तो ये देखते हैं कि ये हिंदू है, ना ये देखते हैं कि ये मुसलमान है, ना ये देखते हैं कि ये सिख है, ना ये ईसाई देखते हैं। इन्होंने देखना है सबका साथ सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। उसके ऊपर सर यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। सिर्फ गुज्जर बकरवालों पे ही पीले पंजे क्यों चलते हैं? चाहे वो बात रूपनगर की हो, चाहे वो बात सिदला की हो, चाहे वो बात बठिंडी की हो, चाहे वो बात सांबा की हो, या रिसेंटली चाहे वो बात पिछले दिनों कठुआ की हो, जहां जहां गुजर बस्तियां हैं उन्हीं बस्तियों को टारगेट किया जाता है, और फिर वो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास तो नजर नहीं ना आता कहीं। गुजर बकरवाल लोगों को तो तंग किया जा रहा है आपके टाइम में भी। हकला साहब मैं भी आपको सवाल एक पूछता हूँ। 370 कब हटी थी? 2019 में। 2019 में जब 370-35 से हटी थी तो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ। जमीन में सुने ना, सुने ना, वही उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। फॉरेस्ट राइट एक्ट हुआ लागू यहाँ पर कागजों में। सुने ना भाई साहब, कागजों में नहीं हुआ, यही तो फर्क है ना। मैंने अपने हाथों से कम 500 फाइलें जियो टैग करवाई है। ये कहाँ पे आके फर्क आता है कि जो हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो लीडर बने थे, जो कमेटी मेंबर बने थे, जिन्होंने ये आवाज उठानी चाहिए थी कि कहाँ कहाँ लोगों की जमीनें और कहाँ कहाँ इनको अलाट करवानी है, आप लाइए फाइल। कहाँ है? रूपनगर की फाइल है आपके पास? बहुत सारी फाइलें सर लगी हुई। लाओ ना, हम ला के देंगे आपको। लाओ। आप बठिंडी की फाइल है आपके पास? क्या बठिंडी के अंदर जो लोग रहते हैं क्या वो लोग फॉरेस्ट लैंड पे नहीं रहते? आप जाइए, यहाँ पे नूर आलम सरपंच जी हैं, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के कमेटी मेंबर हैं, उनको पूछिए आपने कितनी फाइलें। सर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं भी एक फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी का मेंबर हूं। जिस इलाके से, जिस गांव से मेरा तल्लक है, मैं उस फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी का मेंबर हूं। पिछले 4 साल पहले
फॉरेस्ट राइट एक्ट की कमेटी का जो है वो गठन होता है और कमेटी जो है वो लोगों से क्लेम देती है, लेकिन वो क्लेम आज तक ब्लॉक लेवल पर भी जो है वो वेरीफाई नहीं होते। रीजन एक है कि ऊपर से जो है सरकार कर नहीं रही। आखिर ये होंगे कब? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने फाइलें करवा के दी है। मैंने अपनी डॉग की फाइल करवाई है यार। मैं कैसे मान लूँ आपकी बात? आपने रूपनगर की बात की, मैंने कहा रूपनगर की फाइल लाइए, वहां के जो कम्युनिटी मेंबर है लाइए हमारे पास। ठीक है जी, लाते हैं। सुने मेरी बात। बठिंडी की अगर बात करें, अगर आप बोलते हैं कि पीला पंजा चल रहा है, भाई अगर गवर्नमेंट ने आपको बोला है आप फाइलें दो लाट करवाओ मेरा ना। सवाल ये था, देखो हम किसी बहस में जा रहे हैं, अब मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। चाहे सरकार गुजर के ऊपर पीला पंजा चलाए, चाहे सरकार जो है वो शेड्यूल कास्ट पे पीला पंजा चलाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम किसी बहस पे नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या 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 मुझे आप बताइए, क्या क्या सिदड़ा के अंदर पीला पंजा नहीं चला? क्या क्या रूपनगर के अंदर वहां सिर्फ गुजर बकरवालों पे ही क्यों? मेरा सवाल ये है, सरकार की जमीन है, सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन सरकार को सिर्फ वही एरिया क्यों दिखते हैं जहां पे गुजर बकरवाल लोगों की आबादी है? कठुआ के अंदर आपका हीरानगर का इलाका है, आपने पिछले दिनों देखा क्या कुछ हुआ। एक मस्जिद को तोड़ने के लिए जो है वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच जाती है। क्या क्या कोई सिर्फ मस्जिदें ही जो है वो स्टेट लैंड पे है? हालांकि बाद में उनका रिकॉर्ड जो है वो निकला और वो जमीन जो है वो वहां के लोग जो है उसे मालकी बता रहे हैं। अब ये रेवेन्यू का काम है, रेवेन्यू वेरीफाई करेगा मालकी है या नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सिर्फ मस्जिदें ही स्टेट लैंड पे है? क्या कोई गुरुद्वारा स्टेट लैंड पे नहीं है? क्या मंदिर जो है वो स्टेट लैंड पे नहीं है? और क्या खाली एसटी बस्ती मेरी की बात सुने, मस्जिदों मेरी पे बात क्यों? सुने। कठुआ का जो हुआ है पिछले दिनों, वो हमारे लोगों ने, हमने ऊपर तक बात की और उन्होंने हाई कमांड ने बात की एडमिनिस्ट्रेशन से, भाई इसकी प्रॉपर वेरीफाई कीजिए। अगर मस्जिद चाहे वो स्टेट लैंड में ही बनी हो तो पर्टिकुलर उसी को क्यों टारगेट किया जाए? बिल्कुल। तो उसके ऊपर एक कमेटी बनी है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि बिना पूछे ही बुलडोजर चल जाएगा। हमें जहां तक हमें पता चलता है, हम लोगों की बातों को लेकर एलजी साहब तक भी जाने की हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम प्रधानमंत्री जी के पास जाने की हिम्मत भी रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोगों को खुद निकलना चाहिए घरों से, लोगों को खुद निकलकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना चाहिए और अपनी आवाज जो है लोगों को, अपनी परेशानियां जो है वो बतानी चाहिए। कठुआ के अंदर सर, मैं दो अल्फाज में, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। कठुआ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया था बिलखसूस गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ, उसे कैसे देखें? वो ठीक नहीं था। इसी पर ही पार्टी हाईकमांड ने कमेटी बनाई है और इसी का ही जो इंक्वायरी जो है वो लगी है। चलिए जी, शुक्रिया नाजरीन। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जान मोहम्मद साहब, जिन पे आज हमने बड़ा बारीकी से गुजर बकरवाल कबीला को जो दरपेश मुश्किलात हैं उन पर भी बात की, जो सरकार की स्कीमें हैं उन पर भी बात हुई और बड़ा बेहतरीन अंदाज में जो जवाब है वो इनकी ओर से आया। और मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू भी आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा पसंद आएगा। जहां तक ट्राइबल बस्तियों की बात थी और जहां तक सरकार बात करती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की, उस पहलू पर भी बात हुई। और जिस तरीके के जवाबात इन्होंने दिए उस पर आप सबकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और इस तरह की मजीद अपडेट्स जो है वो हम आप तक लाने की कोशिश करते रहेंगे। और जो सरकार की स्कीमें हैं, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग जो है, जो सरकार की तरफ से रोजगार की जो स्कीमें शुरू की गई हैं, आप सब लोगों को उन स्कीमों में जो है वो भाग लेना चाहिए। आपका रोजगार जो है वो चल सकता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि नौकरियां जो है वो जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा है नहीं और हर फर्द को, जितनी पॉपुलेशन है, हर फर्द को नौकरी मिलना भी जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक गांव का स्कूल है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें 8 वैकेंसीज हैं, लेकिन उस गांव की पॉपुलेशन जो है वो 2000 जो है क्रॉस कर रही होगी, लेकिन वहां पे उस्ताजा कराम की जो वैकेंसीज है वो 8 ही है। और उसी तरीके से सभी विभाग जो महकमाजात हैं उनका तल्लक है और उस तरीके में खुद का जो अपना रोजगार है वो शुरू करने का
सरकार ने एक जो है वो सिलसिला शुरू किया है और यहाँ पे आपको सिर्फ लोन ही नहीं मिल रहा बल्कि आपको सब्सिडी देने का काम जो है वो भी सरकार कर रही है। अगर सरकार का आपको 1 लाख रुपया देती है तो उसमें आपने 50,000 रुपया और प्लस इंटरेस्ट ही सरकार को जो है वो वापस करना है। ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं और अच्छी स्कीमें हैं जहां पे पता नहीं चलता। जान साहब कह रहे हैं आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, इनका नंबर हम जो है वो कैप्शन में डाल देंगे, आप इनसे भी राब्ता करें। जहां ये सही है वहां हमें इनकी तारीफ करने में कोई झिझक नहीं है और जहां ये गलत हैं वहां हमने इनसे बात करके सवाल पूछने की कोशिश भी की। सर अगर बुरा लगा हो तो उसके नहीं लिए नहीं, ये आपका काम है भाई साहब। और क्योंकि हमारा फर्ज है, जब हम लोगों के सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर जो है वो बात बनती नहीं है। बहरहाल हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आज की खास मुलाकात में, बस इतना ही। अगली किसी और पेशकश के साथ आपके साथ जो है दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।